हेलो पब्लिक, क्या बोलती? और सब बढ़िया है। कल मजेदार लगा था वीडियो। कल कैसा था क्लास कल का? बच्चों, कल जो हम लोग पढ़ा गया था वो था मानव नेत्र। बहुत बेहतरीन टॉपिक चलता था, मतलब चला था कह दे। जो कल का जो टॉपिक चला था, कल की चीजें सारी जो थी वो समझ में आई थी, जो भी चीजें बताया गया था। आशा करते हैं कि सब बढ़िया से आप लोगों को क्या हुआ होगा, उसमें सब चीजें जो है समझ में आई होगी अच्छे से, बिल्कुल उसमें क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। हम लोग जो कल पढ़े थे थोड़ा सा रिपीट कर लेते एक बार, 1 मिनट लेकर के, एक दो मिनट का समय लेकर के तो रिवीजन कर लेते। तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे कल? कल हम लोग पढ़े थे मानव नेत्र, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और क्या पढ़ा गया था? और इसके बारे में पढ़ा गया मानव नेत्र की संरचना, मतलब कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा गया था। और क्या चीज पढ़ा गया? अगर हम और बात करें तो इनके दोष के बारे में पढ़ा गया था। दोष, तो दोष कौन कौन प्रकार के हुए थे? अगर हम बात करें दोष में, तो जो हमारे दोष आते हैं वो होते हैं कौन कौन? एक तो होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। और दूसरा जो होता है, अगर अगला हम बात करें तो दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। तीसरा जो दोष आता है यहां पर, अगर बात करें तीसरा मतलब पांचवा, अगर हम बात करें जो पढ़ने को मिलेगा वो आएगा जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष? जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। छठा नंबर, अबिंदुकता के बारे में हमें पढ़ना था। अभी ऐसी चीजें पढ़ी नहीं गई, लेकिन फिर भी रिपीट करा रहे हैं कि जो जो चीजें पढ़नी है हमें यहाँ पर। अबिंदुकता के बाद से वर्णांधता के बारे में अगर हम कहते हैं, वर्णांधता। फिर कौन सा टॉपिक? फिर उसके बाद से आता है वर्णांधता के बाद से कौन सा? मोतियाबिंद। ये हमारे पास हेडिंग आता है। तो इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो हमारे मुख्यतः जो है मोतियाबिंद। इस चैप्टर में, मानव नेत्र वाले चैप्टर में इतनी हमें टॉपिक है, इसमें क्या करने पढ़ने वाली है, बस कुछ इसमें नहीं है। तो ये चीज हम कल पढ़ चुके थे, इसके बारे में पढ़ चुके थे, इसके बारे में हम कल बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेते। आज जो हमारा बच्चा हुआ ये 5 टॉपिक है, और आज के जो वीडियो में हमारे ये 5 टॉपिक ही चलेंगे। बात करें दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णांधता, मोतियाबिंद, इन सब के बारे में आज हम क्लियर करेंगे यहाँ से। तो हेडिंग लगाएं आप लोग, दूर दृष्टि दोष। हेडिंग फटाक से लगाएं यहाँ पर, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। फटाफट लिखते रहिएगा, समझते रहिए। और सबसे पहली चीज तो आप लोग पहले इसको समझिएगा, तब यहाँ पर जो भी चीजें होंगी आप लोगों को नोट करने वाला, तब उसको आप लोग नोट करना चालू कीजिएगा। दूसरा जो दोष हम लोगों का आया था, दूर दृष्टि दोष, हेडिंग डालिए दूसरे में। कल हम लोग निकट दृष्टि दोष पढ़ चुके थे, आज जो हम लोगों का है वो है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं? कि इस दोष से अगर जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो आदमी क्या करता है, दूर की चीजों को देख पाता है, निकट की चीजों को नहीं देख पाता, उसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। मतलब जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देख ले और निकट की चीजों को ना देख पाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष का हम नाम देते। तो लिखना चाहें तो जब व्यक्ति, या फिर कहते हैं इस दोष से पीड़ित, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति या मनुष्य, व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, स्पष्ट देख पाता है, और निकट की नहीं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अगर दूर की वस्तुएं देख पाता हो, निकट की ना देख पाता हो, तो उसे ही तो हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, सॉरी दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। और निकट की नहीं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष का हम नाम देते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ये इतना सिंपल सी परिभाषा है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है दूर की चीजों को देख पाता है,
निकट की चीजों को नहीं देख पाता है, उसको कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष अगर किसी को हुआ होगा, इसमें इसका डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करें, तो इसका डायग्राम हमारे पास ऐसे बनेगा, ध्यान से समझे। ये मान लेते हैं हमारा नेत्र का क्या है, एक गोला है। यहां पर ये किरणें लेंस पर टकराएंगी, तो टकराने के बाद ये किरणें जो है जा करके कहा मिलती होंगी, रेटिना के पीछे मिलती होंगी। यानी कि यहां पर कह दे जो भी वस्तुएं यहां पर रखी गई है, मान लेते ए भी यहां पे रखा हुआ है, इसका जो इमेज है यहां पे बनता हुआ दिखाई पड़ेगा रेटिना के पीछे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कह रहे हैं रेटिना। ये हमारा कौन होता है, लेंस। लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता हुआ दिखाई पड़ता है इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को। मतलब सीधे कहते हैं निकट वाले में रेटिना के पहले इमेज बन जाता है, और दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे, मतलब दूर की वस्तुओं को देख पाता है तो रेटिना पीछे बनती है, और वो निकट की चीजों को नहीं देख पाता, उसको हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। तो ये हमारा डायग्राम हो चुका है दूरदृष्टि दोष के लिए। अब हम बात करें कि कारण क्या हो सकता है, इसके कारण कौन कौन हो सकते हैं। तो कल हम निकट दृष्टि दोष के कुछ कारण बताए थे कि निकट दृष्टि दोष के क्या क्या कारण होते हैं, उसी प्रकार से दूर दृष्टि दोष के थोड़ा कारण को समझिएगा। यहां पर हम ये कहते हैं नेत्र गोलक का पहला कारण, नेत्र गोलक का क्या हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। बहुत सिंपल सी बात है यहां पर, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अगर ऐसा हुआ कि नेत्र गोलक अगर हमारा छोटा हो गया तो किरणें क्या है, रेटिना के पीछे मिलती हुई दिखाई देंगी। सपोज कर लीजिए हमारे पास नेत्र है, ये हम लोग इस समय क्या है, हम लोग बिल्कुल स्पष्ट चीजों को देख पाते हैं। यानी कि हम लोग का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर जाकर के बिल्कुल अच्छे से क्या होता है, बनता हुआ दिखाई पड़ता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर इमेज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई कारण हो जाए, कोनो चांस हो जाए, कोनो बाई चांस आ जाए कि ये गोला क्या हो जाए, ये नेत्र गोलक क्या हो जाए हमारा, थोड़ा छोटा हो जाए। अगर नेत्र गोलक अगर हमारा छोटा हो गया तो देखिए अपने आप, अपने मन से सोचिए कि अगर गोलक छोटा हो गया तो रेटिना से बाद में तो किरणें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो पहली कारण तो इससे समझ में आ गया कि रेटिना के पीछे क्यों बन सकती है प्रतिबिंब, तो नेत्र गोलक छोटा हो गया होगा। नेत्र गोलक छोटा हो गया, इसका मतलब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लग गए वहां पर। तो पहला रीजन तो हम लिख दिए, उसको चाहते आप चित्र बना सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये मान लेते हैं कि नेत्र गोलक उतना बड़ा था, ये हमारे पास नेत्र गोलक था, नेत्र गोलक क्या हो गया, अब उससे छोटा हो चुका। छोटा होने के बाद मान लेते हैं कि हमारे पास ये ऐसा आकृति बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब यहां पर इमेज, यहां पर लाला बनती हुई दिखाई पड़ रही है। रेटिना के जो है वो पीछे बनती हुई दिखाई पड़ेगी अगर ऐसा हुआ तो। यहां पर तो आपको एक ही जगह दिखाई पड़ रहा है, रेटिना के पीछे। यहां पर इमेज बनती हुई दिखाई पड़ रेटिना के पीछे, तो हम कहते हैं नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, मतलब रेटिना के पीछे किरणें मिलने लग गई। दूसरा कारण हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा कारण हम ये कहते हैं कि वक्रता का, वक्रता मतलब झुकाव, वक्रता ब्रैकेट में लिखना चाहे तो झुकाव शब्द हम लिख सकते हैं आप लोग समझने के लिए। वक्रता का कम हो जाना, कम हो जाना। अगर वक्रता का कम, वक्रता अगर कम हो गई, जैसे मान लीजिए अभी हम किसको बढ़ा घटा रहे थे, गोलक को। अगर गोलक अगर बड़ा छोटा नहीं हुआ होगा तो हम ये कह सकते हैं कि लेंस हमारा क्या हो चुका है, लेंस की जो वक्रता है वो कम हो गई है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास लेंस ऐसे था, ये लेंस ऐसे था, इस लेंस को अगर हम क्या करें, दोनों तरफ से चिपकाएं, अगर दोनों तरफ से इसको दाबे तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट कहते बढ़ तो जाएगी। यहां पर अगर लेंस को पतला किया जाएगा, अगर मान लो इसको सिरों को पकड़ खींचे तो खींचने पर ये हिस्सा क्या होगा, कम होगा। वक्रता का मतलब क्या होता है, वक्रता का मतलब होता है झुकाव। तो यहाँ पर झुकाव कहते इतना है, लेकिन जब पकड़ के खींचेंगे तो झुकाव थोड़ा सा कम में तो होगा। हम कहते हैं उसकी हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ रही है, वक्रता नहीं बढ़ रहा है, वक्रता तो कम होगा। अगर वक्रता कम होगी तो हाइट बढ़ेगी। वक्रता मतलब कौन, वक्रता मतलब ये, और ये तो इसकी हाइट हो गई। और जब हाइट बढ़ेगी तो जितना लेंस की अगर हाइट होगी वो किरणों को उतना ही दूर ले आकर के भेजता है। तो यानी कि अगर हम पहला रीजन ये दे दिए गोलक का छोटा होना, और दूसरा कह दे वक्रता का कम हो जाना।
अगर ये वक्रता मान लेते हैं कि हमारे पास गोलक अब क्या हो, गोलक हमारा सेम रहे, अगर वक्रता कम कर दे तो ये हो सकता है कि मान लेते हैं वक्रता में अगर कमी आ जाए, ऐसे हमारा वक्रता हो जाए। अगर वक्रता में अगर कमी हो जाएगी तो हम कह देंगे कि ये जो रेटिना है, रेटिना के पीछे क्या हो जाएंगी, किरणें हमारी रेटिना के पीछे हुए तब भी जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो ये दो रीजन होते हैं हमारे क्या, दूरदृष्टि दोष होने के कारण। तो आप लोगों को याद तो रखने होंगे ना, अब आप लोग हमारे घर में याद कर ले कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना पहला कारण। तो ये हो सकता है कि अगर आंखें छोटी हो गई साइज में तो लेंस से जो किरणें जाएंगी वो दूर जाकर मिलेंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो दूसरा काम हमारा ये होगा कि लेंस की वक्रता क्या हो गई होगी, कम, जिससे लेंस हमारा क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा और उसकी फोकस दूरी ज्यादा हो गई होगी, फोकस दूरी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी, जिससे हम कह सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष होने का चांस उसका बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर ये कारण अगर हम लिख चुके हैं तो इसका निवारण जो है इसका जल्दी से बता दीजिए। मतलब अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो आप लोगों को कारण निवारण बहुत जरूरी है लिखना। निकट दृष्टि दोष आएगा तो कारण निवारण परिभाषा सब लिखना होगा, दूर दृष्टि दोष में इसे सिंपल सा लिखना होगा। तो निवारण जल्दी से बताइए। तो निवारण करने के लिए सोचिए जरा कि ये किरणें जो है रेटिना के पीछे जा रही है, अगर रेटिना के पीछे जा रही है तो डॉक्टर क्या करेगा, उस किरणों को ले करके आकर के रेटिना पर बैठाएगा, तो उसको पास में लाना है, नजदीक करना है। तो नजदीक करने के लिए उसको क्या चाहिए, फिर अगर अवतल लेंस अगर हम बाई चांस गलती से लगा देते तो ये किरणों को और फैला देती, और फैलाकर जब लेंस पर टकराती, मान लेते हमारे पास ये लेंस हमारे पास है, ये लेंस हमारे पास है, इस लेंस के सामने अगर हम अवतल लेंस लगा देते तो ये किरणों को फैलाकर क्या करती, और किरणों को फैला करके नेत्र पर भेजती, और जब नेत्र पर किरणों को फैलाकर भेजती तो पता लगा जब तक वो इकट्ठा करता तब तक वो किरणें रेटिना के पीछे जा चुकी होंगी और दूर चली जाएंगी। वहां पर हमें क्या करना है, इसको बटोर कर रेटिना पर लाना होता है। डॉक्टर यही तो करता है कि वो रेटिना पर किरणों को किसी तरह से बनाने की कोशिश करता है वो, तो यहाँ पे तो किरणें और दूर चली जाएंगी। हमें इसीलिए डॉक्टर क्या करता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कौन सा दोष अगर हो गया हो, निकट दूर दृष्टि दोष अगर हुआ होगा तो उसके चश्मे में जो है कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया गया होगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया गया होगा। मतलब सर अवतल कह रहे, उत्तल लेंस का प्रयोग ऐसे किया गया होगा। जब ये किरणें कहते ऐसे चलेंगी, जब ये किरणें इस प्रकार से टकरा करके जाएंगी तो टकराने बाद ये किरणें क्या होती हैं, टकराने के बाद ये किरणें लेंस क्या करेंगी, इन किरणों को जो लेंस दिखाई पड़ रहा है ये हल्का सा बटोर देती है, और हल्का से अगर बटोरेंगी तो ये बटोर कर जाकर के नेत्र वाले लेंस पर टकराएंगे, और जब नेत्र वाले लेंस पर टकराएंगी तो वो किरणों को क्या करेगा, वो किरणों को और बटोरने का क्या करेगा, और किरणों को बटोरने का वो प्रयास करता है। मतलब पहले जो चश्मे में लेंस लगा होता है वो किरणों को बटोर भेजता है, जब नेत्र पर बटोर कर किरणें पहुंचती हैं तो जो हमारे नेत्र में जो उत्तल लेंस लगा है वो भी बटोरने का प्रयास करता है। मतलब ये लेंस इस प्रकार से लगाया जाता है कि ये किरणों का जो काम है, ये लेंस का जो काम होता है कि किरणों को इतना बटोर करके भेजे कि ताकि जब तक वो बटोरे नेत्र वाला लेंस तब तक वो किरणें कहां पहुंच चुकी हो, रेटिना पर पहुंच चुके हो। इस प्रकार से मापन करके लेंस की क्षमता को चश्मे में फिट किया जाता है। तो ये इसका निवारण हो जाता है। तो याद रखिएगा निवारण में क्या, दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे पास था तीसरी हेडिंग दूर दृष्टि दोष नाम का। अगर हम बात करें तो फटाक से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर से बोल रहे हैं हम कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका निवारण लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो फटाक से नोट कर लीजिए और अगली हेडिंग डाली। इसमें क्या चाहिए, अगली हेडिंग आएगा कौन सा, जरा दृष्टि दोष। कौन सा, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। अब जरा दृष्टि दोष के बारे में फटाक से समझिए आप लोग। जरा दृष्टि दोष क्या है, कुछ नहीं है बेटा। इसमें अगर हम बात करें तो जरा दृष्टि दोष में अगर इसमें कहें तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है
ना तो वो दूर की देख पाता है और ना ही वो क्या कर पाता है, निकट की चीज को वो देख पाता है। ना ज्यादा पास की चीजों को देख पाएगा और ना ज्यादा दूर की चीजों को वो देख पाता है। उस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। सिंपल सा है, ये सब कह दें तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष में हम लिखना चाहे तो ये कह सकते हैं कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो दूर की चीजें दिखाई पड़ती हो ना ही पास की चीजें दिखाई पड़ती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अगर सोचा जाए इनका निवारण में क्या चलेगा तो डॉक्टर क्या करता है, चश्मे में दोनों प्रकार का लेंस लगाता है, अवतल और उत्तल दोनों का ही लगाकर रखता है वो, कि ताकि जब निकट की देखनी हो तो अवतल लेंस काम में आ जाए और जब दूर की चीजों को देखनी हो तो उत्तल लेंस काम में आ जाए। तो चश्मे में कभी कभी किसी व्यक्ति को देखे होंगे आप लोग कि जब कोई व्यक्ति होता है दूर की जब देखना होता है तब भी चश्मा लगा लेता है और निकट की चीजें अखबार पढ़ना होता है तब भी क्या करता है, चश्मा लगाए रखता है वो। तो वो क्या करता है कि उसके चश्मे के नीचे दोनों लेंस, यानी चश्मे में अगर बात करें तो दोनों लेंस लगे होते हैं, यहाँ पर कहते हैं अवतल और इसके नेत्र वाले पर उत्तल। क्योंकि जब गाड़ी चलाता है, जब गाड़ी चलाता है तो सीधा ताकता है, तो सीधा ताकने मतलब वहां पर हम देखें तो वहां पर भी नहीं दिखाई पड़ेगा, तो वहां पर भी चश्मे में हमें लेंस लगाना पड़ता है। और जब कोई भी चीज पास की चीजों को पढ़ना है तब भी उसको चाहिए, जरूरत पड़ेगी। तो यही क्या करता है, चश्मे में दोनों लेंस अवतल और उत्तल दोनों का वो इस्तेमाल करता है। वो बहुत कह दे कि आराम से इसको समझिए कि चश्मे में कह दे अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग किया था जरा दृष्टि दोष में। इसको लिखना चाहते आप लोग लिख सकते हैं कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो दूर की चीजें दिखाई पड़ती है और ना ही वो पास की चीजें देख पाता है, उन्हें हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष का हम नाम देते हैं। बस ये हमारी जरा दृष्टि दोष है। अब हम लोगों का जो हेडिंग आएगा, कौन सा आएगा हेडिंग, देखिएगा उसमें तो जो हम लोग अब हेडिंग पढ़ेगा वो होगा कौन, अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता क्या होता है इसको समझिएगा। चौथी हेडिंग, यानी पहला क्या होता है, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, फिर दूरदृष्टि, फिर जरा दृष्टि, अभी चौथा आ गया अबिंदुकता क्या है। अबिंदुकता के थोड़ा ध्यान से होइएगा, कभी कभी ऐसे देखे होंगे, समझिए जरा थोड़ा सा, कि अगर हम बात करें कि जब कोई व्यक्ति एक ही बार में किसी दो बिंदुओं पर स्थित वस्तुओं को जब देखने को कहा जाता है, एक साथ किसी दो बिंदुओं पर स्थित वस्तुओं को देखने को कहा जाता है और जब वो चीजों को न देख पाए तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता का हम नाम देते हैं। अभी आप ही लोगों से कहें कि चलिए मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पर पॉइंट दिया आपको और एक यहाँ पर कुछ पॉइंट को लिखा, मान लेते हैं यहाँ पर हम कुछ नाम लिखते हैं और यहाँ पर भी कुछ क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। अब आप लोग एक साथ दोनों को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो क्या ये दोनों अक्षर एक साथ देख मिलेगा। तो यहां पर हम बात करें सीधा सीधा तो दोनों बिंदुओं पर जब वस्तु अगर रखी होगी तो दोनों बिंदुओं पर वस्तु, यानी दोनों बिंदुओं पर स्थित वस्तुओं को जब एक साथ देखने की कोशिश करेंगे तो दोनों बिंदुएं एक साथ हमें नजर नहीं आएंगी। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी चीज क्या हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी चीजें क्या हो जाएंगी, धुंधली हो जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो उसको हम कहते हैं क्या, अबिंदुकता का हम नाम देते हैं। कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा दो बिंदुओं पर स्थित रखी वस्तुओं को एक साथ न देख पाता है उन्हें हम कहते हैं अबिंदुकता का नाम देते हैं। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति द्वारा जब किसी व्यक्ति द्वारा दो बिंदु पर रखी वस्तु, जब किसी व्यक्ति द्वारा दो बिंदुओं पर रखी वस्तुओं को एक साथ
नहीं देख पाता है, नहीं देख पाता है, एक साथ दोनों बिंदुओं पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अबिंदुकता, क्या चीज? अबिंदुकता, उन्हें हम अबिंदुकता का नाम देते हैं। बस ये सिंपल सी चीज। एक चीज और बताते हैं, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चल रही है, ये चैप्टर आपका है ही थ्योरेटिकल में, थोड़ा सा समझ करके लिखने वाला, कि जब कोई दो बिंदुओं पर रखी वस्तु के साथ देखने को कहा जाए, अगर नहीं देख पाते हैं तो उसी को तो कहते हैं अबिंदुकता का नाम। अबिंदुकता मतलब एक भी बिंदु पर हम चीजों को नहीं क्लियर कर पा रहे, अगर इसको देखेंगे तो ये धुंधली हो जाएगी, अगर इसको देखेंगे तो ये धुंधली हो जाएगी। आप भले ही कुछ भी कहें, लेकिन वास्तव में सोचिए जरा, तो यहाँ पर देखिए तो ये चीजें नहीं दिखाई पड़ेंगी साफ सुथरी, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये चीजें नहीं दिखाई पड़ेंगी। ऐसा अगर हुआ तो हम कहेंगे वो अबिंदुकता का नाम इसी को कहा जाता है। फिर जब अब हेडिंग कौन सा आएगा? अब अगर हेडिंग की हम बात करें तो हम लोगों का हेडिंग जो आएगा मोतिया बिंद आएगा। कौन सी हेडिंग अगर हम देखिए, अब इसमें का एक और हेडिंग मानव नेत्र का अगर देखें तो वो पूछा जाता है आपके पेपर में, मोतिया बिंद। मोतिया बिंब क्या होता है? तो मोतिया बिंब जो है ना, होने के बहुत सारे, मोतिया बिंब क्या है, जिसको हम देसी भाषा में माड़ा कहते हैं। आप पर किसी किसी व्यक्तियों को देखे होंगे आप लोग, माड़ा हो जाता है, माड़े को क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में? मोतिया बिंद का हम या मोतिया बिंब का नाम देते हैं। ये क्या रीजन होता है कि किसी के नेत्र में मोतिया बिंद हो जाता है? तो मोतिया बिंब होने का कारण अगर हम आपको बताएं तो रीजन नंबर पहला, कि कभी कभी ये होता है कि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए नेत्र में, अगर वो चीजें नहीं सही हुई, इसे मान लीजिए चोट लग गया, तो चोट लग जाता है तो क्या होता है, नेत्र में क्या होता है, खून हल्का हल्का क्या होता है, इकट्ठा हो जाएगा। और जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है, वो चीज साफ नहीं होती, आप लोग दवाई नहीं कराएंगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, वहां पर जम जाता है। अब वो हम कहते माड़ा का वो निर्माण करता, तो हम कहते पहला रीजन क्या, नेत्र पर चोट लग गया, वो सही नहीं हुआ, तो चोट लगने से वो माड़ा का निर्माण हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि चोट लगने से पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण पैदाइशी भी हो सकते हैं हम लोग। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति कहते कोई मोतिया बिंब का कोई शिकार है, तो उसके कारण भी आपको भी हो सकता है कह दे। मतलब अगर हम बात करें तो आपके घर में अगर कोई भी कह दे है, मतलब मोतिया बिंब वाला कोई व्यक्ति है, तो उसका लक्षण भी हो सकता है वहां पर। तो ये भी रीजन हो सकता है कि किसी आपके परिवार में भी क्या हो, मोतिया बिंब हो, तो वो चीज आपको हो सकती है, वहां पर मोतिया बिंब आपको भी हो सकता है। तीसरा चीज हम कह दें पारिवारिक घटना होने से, पारिवारिक लोगों से भी आपका क्या हो सकता है, मोतिया बिंब हो सकता है। थर्ड नंबर, अगर किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, उसको भी कहते मोतिया बिंब हो सकता है। कोई अगर शुगर का बीमारी वाला मरीज, यानी शुगर का मरीज है, कोई शुगर मरीज है, कहते शुगर का मरीज, तो उसको हम कह सकते हैं कि उनको जो है, सॉरी, शुगर वाला अगर कोई मरीज है तो उसको भी कहते मोतिया बिंब होने के चांस ज्यादा होते हैं। चौथा पॉइंट, जो ज्यादा कहते मधुमेह करता है, मतलब जो लोग ज्यादा शराब पीते देखते होंगे, शराबी व्यक्ति को उनकी आंखें क्या होती है, जब पी लेते तो चढ़ी चढ़ी सी होती हैं। अगर वही डेली लोग पीते रहे तो वो जो नासे मतलब आंखें जो चढ़ी रहती है, वो धीरे धीरे किस में बदल जाएगा, हम कहते हैं वो माड़ा में यानी कि मोतिया बिंब में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर ज्यादा मधुमेह का सेवन कर लेते हैं तब भी क्या हो सकता है, मोतिया बिंब होने का कारण हो सकता है। और क्या रीजन है, तो ऐसे कहते बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ये आप लोगों को इन रीजनों को आपको याद रखने हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है मोतिया बिंब के क्या होने के रीजन है। मोतिया बिंब क्या प्रकार का होता है, तो मोतिया बिंब जो है दो टाइप से होता है, या तो व्हाइट वाला या तो कहते ब्लैक वाला। सबसे खतरनाक कौन होता है, व्हाइट वाला या ब्लैक वाला? तो ब्लैक वाला सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर ब्लैक वाला कहते मोतिया बिंब हो चुका है और किसी व्यक्ति को व्हाइट वाला है, तो व्हाइट वाला तो थोड़ा थोड़ा देख लेगा, लेकिन ब्लैक वाला अगर हो गया, मारा छा गया कहते उसके नेत्र पर, तो वो नहीं देख पाएगा बिल्कुल ही वहां पर। तो मोतिया बिंब भी दो प्रकार से हो सकते हैं, व्हाइट कलर के, और किसी किसी नेत्र में कहते हैं किसी किसी व्यक्ति को नेत्र में व्हाइट कलर का मारा छा जाता है, तो किसी किसी व्यक्ति को
ब्लैक कलर का छाता, काले रंग का हमारा छाता है वहां पर। तो ये हमारे क्या है, मोतिया बिंब है। तो मोतिया बिंब हम ये लिखना चाहें तो मोतिया बिंब में हम क्या लिख सकते हैं, अगर मोतिया बिंब में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कभी कभी आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र में कृष्णीय क्या होता है, या सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं हम कि कभी कभी इंसानों की या व्यक्तियों की आयु बढ़ने के साथ साथ या ढलने के साथ साथ उसके अंदर क्या होता है, उस चीज का गुण जो है कहते बढ़ता जाता है, जिसके कारण उसके नेत्र में क्या हो जाता है, मोतिया बिंब का शिकार हो जाता है। एज को बढ़ने के साथ साथ भी मोतिया बिंब हो सकता है। एज जब बढ़ता 40 या 50 साल के जिसे ऊपर जाता आदमी, तो उसके जो नेत्र में जो लेंस लगा होता है प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन धीरे धीरे टूटना शुरू कर देता है। और वो जब टूटना शुरू करेगा तो माड़ा के रूप में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो ये मोतिया बिंब होने के कारण है। आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि कभी कभी मनुष्यों की एज या आयु बढ़ने के कारण भी क्या हो सकता है, मोतिया बिंब का निर्माण होता है, जिसके कारण हम ये सामने आप लोगों को लिखे हुए हैं। अब अगला लास्ट और इसका चैप्टर का हेडिंग और देखिए, लास्ट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर लास्ट हेडिंग क्या है, वर्णांधता क्या है। इसको हम कहते हैं कलरलेस या कलर विजन। कलर विजन क्या होता है, देखे होंगे आप लोग, किसी किसी व्यक्ति को, जैसे आप लोग भी होंगे, आप हर एक व्यक्ति को अपना अपना एक कलर पसंद होता है। हर व्यक्ति को क्या है, अपना अपना एक क्या होता है, कलर पसंद है। किसी को कहते हैं कि हमें काले रंग का कपड़ा पसंद आता है, तो किसी को क्या बोलते हैं कि हमें पीले रंग का कपड़ा पसंद आता है, किसी को व्हाइट कलर का। तो हर एक लोगों का एक अपना अपना क्या है, पसंद है। उसी तरह से हमारे नेत्र को भी क्या है, अगर बात करें नेत्र के लिए क्या पसंद है, तो नेत्र जो है नीले रंग के लिए अधिक सुग्राही होता है। इसको लिखना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिएगा। ये प्रश्न आपको पूछा गया था कि नेत्र के लिए नीले रंग अधिक सुग्राही होता है। नेत्र नीले रंग के प्रति, नेत्र नीले रंग के प्रति क्या होता है, अधिक सुग्राही होता है। नीले रंग के प्रति जो होता है वो अधिक सुग्राही होता है। कलर विजन हम बात करें, वर्णांधता, जैसे अगर हम बात करें, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो हमारे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है। जब हम लोग छोटे थे, हम लोग जब लूडो खेलते थे, तो हम लोगों के अंदर ये था, हमारे अपनी बात बताएं तो हम लोग, हमारे में अंदर ये था कि जब हम गोट खेलते थे लूडो, तो हमें जो है नीले और लाल रंग में कोई फर्क नहीं पहले पता चलता था। जब गोट चलना होता था नीला का, तो पता लगता कि हमारा नीला गोट है, और जब हमें खेलना होता था पता लगता था नीला छोड़ करके, सॉरी लाल छोड़ करके हम हरे वाले गोट को हम बढ़ाना शुरू कर देते थे। मतलब लाल और हरे में हम अंतर ही नहीं पहचान पाते थे। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कलर पहचानने में क्या होता है, दिक्कत होता है। अगर कहते हैं कि कोई व्यक्ति है, कहते लाल और हरियर को नहीं पहचान पाई से, अगर उसके सामने हम दो कलर रख देते हैं, एक लाल में और एक हरे में, वो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आप लोगों को जो इन कलरों को क्या कर पाएंगे, वो पहचान नहीं कर पाएंगे। और जब व्यक्ति कलरों की जब पहचान नहीं कर पाता है, तो उसी को तो हम कहते हैं वर्णांधता। उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्णांधता का हम नाम देते हैं। कि जब कोई व्यक्ति कलरों की पहचान नेत्रों के द्वारा नहीं कर पाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्णांधता का हम नाम देते हैं। ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर आप लोगों का ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। यहाँ पर कल ही आप लोग ये चैप्टर समाप्त हो गया होता, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से वो चैप्टर को थोड़ा सा रोकना पड़ गया था, और आज इस वीडियो को, मतलब कि आज इस चैप्टर को खत्म करना पड़ रहा हमें। अब जो आप लोग पढ़ेंगे कल से विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ेंगे। विद्युत धारा नहीं, प्रिज्म वाला। प्रिज्म के साथ साथ, उसी के साथ साथ आप लोग धारा वाला चैप्टर भी पढ़ाएंगे। और ये चैप्टर में से बहुत प्रश्न आता है, और यहां से आपका एक चैप्टर और बचेगा। वो कौन सा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो आपका सिलेबस जो है फर्स्ट भाग का, फर्स्ट भाग का मतलब फिजिक्स का हिस्सा हमारा खत्म हो गया, हो जाएगा खत्म, मतलब 2-3 दिन के अंदर इसको हम खत्म कर देंगे। उसके बाद से आपके जो है रसायन विज्ञान का जो भाग है वो अब चालू करेंगे। यहाँ पर ऐसा करते हैं, अगले हफ्ते से कहते हैं कि भौतिक विज्ञान छोड़ करके रासायनिक विज्ञान को आपको देना, मतलब कि पढ़ा करके वीडियो डालना, अपलोड करना शुरू कर देंगे, और आप लोगों तक वो चीज पहुंचना शुरू हो जाएगा। अब पेपर के आते आते कोशिश करेंगे कि ये आप लोगों को क्या हो जाए, साइंस खत्म हो जाएगा।
बस आप लोग ऐसे डेली आप लोग देखते रहा करिए और ये चीज को समझते रहिए, अच्छे से बताते रहिए, जो चीज समझ में आता, जो चीज नहीं समझ तो भी बताया करिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, बस